क्या आप जानते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉज ऑफ फोर्स, ये जो लॉज हैं क्या वो ऑलवेज अप्लीकेबल है, यस और नो, या किसके बेसिस पर अप्लीकेबल है, राइट। तो आज हम ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये सारे चीज को डिटरमाइन करते हैं हमारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फिजिक्स में जो है सो साइज और वेलोसिटी के बेसिस पर फिजिक्स को इसको दो पार्ट्स में इसका डिस्कस कर सकते हैं। एक है क्वांटम फिजिक्स और दूसरा है क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स जो है वो साइज के बेसिस पर है। लेकिन ये सारे पॉइंट्स को समझने से पहले हम डिस्कस करते हैं फोर्स को, और फोर्स में जो हमारा लेफ्ट ओवर था, जो बचा हुआ पार्ट था, राइट। तो सबसे पहला चीज जो है सो हमें समझना है कि फोर्स क्या है। ये सारे पार्ट्स मैंने थ्योरी चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिक डिफिनीशन ऑफ जो फोर्स है, फोर्स क्या होते हैं, है ना। फोर्स हम बोलते हैं पुल या पुश। जब हम पुल करते हैं तो क्या होता है, पुल करते हैं तो आप अपनी तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचते हैं। जब आप पुश करते हैं तो अपने से अवे करते हैं, अलग करते हैं, राइट। और अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट उठाते हैं आप, है ना, जो कोई हैवियर ऑब्जेक्ट उठाते हैं तो क्या होता है कि आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, और अगर हल्के ऑब्जेक्ट है तो एफर्ट कम लगाने पड़ते हैं। तो हम बोलते हैं कि भारी ऑब्जेक्ट के कारण फोर्स ज़्यादा लग रहा है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। और न्यूटन्स उसके बाद जो पॉइंट्स था, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये क्लियरली स्टेटेड है कि एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर वर्क्स इन ए पेयर। मतलब एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है सो पेयर में काम करता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आप इस टेबल पर रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट के कारण जो फोर्स होगा, ऑब्जेक्ट के कारण जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू mg, और इस कांटेक्ट, ये कांटेक्ट में जो आया इसके कारण जो फोर्स लगाएगा ये ऊपर की तरफ होगा। तो इसमें से कोई भी फोर्स को आप एक्शन ले सकते हैं या रिएक्शन ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नेचर है बिटवीन टू चार्जेस, चार्ज मान ली Q1 और Q2 एक सर्टेन डिस्टेंस पर है और उसका डिस्टेंस का सेपरेशन अगर r है तो उसके बीच का जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1/Q2/r²। ये आप जानते हैं। और इसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर Q1 और Q2 पर सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, और अगर इसमें डिफरेंट चार्ज है तो एट्रैक्टिव फोर्स होगा। और न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल लॉज ऑफ फोर्स जो है ना, वो उसका क्या नेचर होता है, वो दो मासेस के कारण जो है वो क्या होता है, एट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है, राइट। जो फोर्स होते हैं उसके बीच में वो एट्रैक्टिव होते हैं, राइट। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जिसको हम कूलॉम्स फोर्स भी बोलते हैं, कूलॉम्स फोर्स बोलते हैं, ठीक है। कूलॉम्स का जो फोर्स है उसमें क्या है कि चार्जेस के कारण होता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर रखते हैं कांटेक्ट में, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कांटेक्ट में जब आता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो उसका एटम जो है आपस में क्लोजर होता है। तो उसमें जब क्लोजर होता है तो उसके कारण से क्या होता है कि जब ये कांटेक्ट में आता है तो उसके कारण से फोर्स लगते हैं। अब ये क्या करता है, एक दूसरे को रिपल्स ऊपर की तरफ करता है ना, ये ऊपर की तरफ करता है और ये नीचे की तरफ करता है, लेकिन ये एक दूसरे को बाहर की तरफ फेंक नहीं रहा या नीचे गिरा नहीं रहा, राइट। क्योंकि इसमें हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना, यूज होते हैं। दैट मीन्स कि जो एक्शन और रिएक्शन जो है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, राइट। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस बोलते हैं इसे, ठीक है। फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, ठीक है। फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग देखते हैं, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से समझने के लिए कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई मेटालिक स्प्रिंग है, ठीक है, मेटालिक स्प्रिंग है, और इसका नेचुरल लेंथ जो होता है x0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, इसको हम बोलते हैं x0 इज इक्वल टू नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग,
तो हर स्प्रिंग का जो है सो अपना, हर स्प्रिंग का अपना नेचुरल लेंथ होता है, राइट। जो इनिशियल स्टेट में जो रहते हैं लेंथ, वो उसका नेचुरल लेंथ है, ठीक है। तो नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू x0 मानते हैं, ठीक है। अब इसमें केसेस क्या है कि इसको अगर आप, ये स्प्रिंग है, अगर आप इसको पुल करते हैं तो क्या होगा, इसको अगर आप दोनों साइड से पुल करते हैं तो क्या होगा, इसका रिजल्ट ये हो गया, देखिए इसका लेंथ बढ़ गया, राइट, इसका लेंथ बढ़ गया, राइट। तो ये जो लेंथ बढ़ा, इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, एक्स लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसका क्या हो गया, ये स्ट्रेच्ड हो गया, स्ट्रेच्ड स्टेट में हो गया, और इसका रिजल्ट हो गया इंक्रीज इन लेंथ क्या हो गया, इसका बढ़ गया, राइट। तो नेक्स्ट इस केसेस में देखेंगे कि इसका लेंथ आपका स्ट्रेच हो गया और बढ़ गया। तो जैसे आप इसको पुल करेंगे तो इसके सेंटर की तरफ जो है, तो सेंटर की तरफ इस स्प्रिंग के टेंडेंसी के कारण सेंटर की तरफ आप इसको, एक्शन और रिएक्शन सेम होता है, तो आप इसको पुल कर रहे हैं तो स्प्रिंग भी चाहेगा कि हम उसको रोक के रखें, ठीक है। तो इसीलिए एक्शन और रिएक्शन पेयर के कारण इसमें सेंटर की तरफ फोर्स लगते हैं। इसका फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्प्रिंग होगा, राइट। तो जब भी आप पुल करेंगे स्प्रिंग को तो उसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम, जब लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं F इज इक्वल टू, इस पर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू स्प्रिंग, ये F फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, K इंटू एक्स माइनस x0, ठीक है। ये आपका फोर्स लग गया उस पर, ठीक है। तो इसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा K इंटू एक्स माइनस x0, और x क्या हो गया यहाँ पर, जो स्ट्रेच लेंथ था वो हो गया इस केसेस में जब आपने उसको पुल किया तो, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं, जब स्प्रिंग को आप क्या करते हैं, दोनों साइड से पुश करते हैं, पुश करेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग को पुश करते हैं तो इसका क्या होगा, जब आप पुश करेंगे स्प्रिंग को तो ये क्या होगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा, और ये जो लेंथ था एक्स लेंथ, ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये लेंथ जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन लेंथ, स्प्रिंग का लेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आपने इसे पुश किया तो स्प्रिंग का जो है सो जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू, जो हम अभी F निकाले हैं वो बाहर की तरफ लगेगा, किधर की तरफ लगेगा, ये आउटसाइड लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग जो है, जैसे आप पुश करेंगे स्प्रिंग को, है ना, तो स्प्रिंग क्या करेगा, उसको इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा, ठीक है। और वो फोर्स का जो अमाउंट होगा, है ना, वो इसी से F इज इक्वल टू K इंटू एक्स माइनस, F इज इक्वल टू K इंटू एक्स माइनस x0, और x जो है वो क्या हो गया, स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड लेंथ हो गया, कंप्रेस्ड लेंथ हो गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं K इंटू डेल्टा एक्स, राइट, K इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, वेयर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन एक्स माइनस x0 या चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। जो इनिशियल लेंथ था वो आपका x0 था, और x मान लेते हैं, x का जो भी लेंथ होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो इसका मतलब जो स्प्रिंग अगर आप कंप्रेस्ड करते हैं तो उसका लेंथ छोटा हो जाएगा, अगर स्ट्रेच करते हैं, पुल करते हैं तो क्या होगा कि लेंथ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसका लेंथ हो जाएगा, राइट। तो ये स्प्रिंग का टेंडेंसी हो गया, और इसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो आउटसाइड तरफ होगा, ठीक है। तो इस केसेस को आप हम आसानी से समझ चुके हैं, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं समझने के लिए, है ना। और जो ये फोर्स लगेगा वो क्या होगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, फोर्स जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। तो इससे रिलेटेड अगर हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो फिर और क्लैरिटी होगा, लेकिन थ्योरेटिकली बस इतना ही है कि आपको समझना है कि ये हो गया नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग,
लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग x0 है। अगर आप इसमें पुल करते हैं, दो केसेज हो सकते हैं, या तो अगर आप पुल करेंगे या पुश करेंगे। अगर आप इसको पुल करते हैं तो क्या होगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू क्या है, स्ट्रेच लेंथ, ठीक है। और इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, स्प्रिंग के कारण जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, ये चीज समझना है। और जब आप कंप्रेस्ड करते हैं, पुश करते हैं तो क्या होगा, ये कंप्रेस्ड हो जाएगा। और कंप्रेस्ड होने के बाद क्या होगा कि जो उसमें जो स्प्रिंग का टेंडेंसी है, वो चाहेगा कि हम अपने ओरिजिनल लेंथ में रीगेन हो जाए। उसके कारण से जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड, ठीक है। और उसमें मैग्नीट्यूड जो होगा F इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस x0। के क्या है, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। जिसका यूनिट आप देख सकते हैं, के का जो यूनिट होगा F बाई एक्स होगा, डेल्टा एक्स, यानी कि F का मतलब हो गया न्यूटन और इसका मतलब हो गया, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर। तो न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ दिस स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या आप जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स कब एग्जिस्टेंस में आता है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हर एटम जो है, सो उसके न्यूक्लियस में नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं, दैट डिपेंड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हीलियम के लिए अगर हम लेते हैं तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। और उसके चारों साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं उसके ऑर्बिट पर, ठीक है, ये रहते हैं। और जो कोई भी एटम है, उसका जो वॉल्यूम है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम है अराउंड 1/21 रहते हैं साइज में विथ रिस्पेक्ट टू होल एटम। और उसका जो मास होता है न्यूक्लियस का, वो 99.98%। दैट मीन्स कि उसका न्यूक्लियस क्या होता है, बल्की होता है। न्यूक्लियस जो है सो बहुत ही हैवी रहता है, राइट। और जो सोचने वाली बात है कि न्यूक्लियस में है 2 पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, 2 हीलियम के, अगर एग्जाम्पल हम हीलियम का लेते हैं तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो आप सोच सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में कूलॉम्स फोर्स क्यों नहीं लगता है ना, और वो तो और उसको क्यों नहीं ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि हीलियम एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके चारों साइड में 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, राइट। ये हीलियम एटम है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है, प्लस मीन्स प्रोटॉन, ठीक है। इसके चारों साइड में 2 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है हीलियम का। और अगर हम इस 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं विथ सम एक्सपेरिमेंट, तो इसके न्यूक्लियस में क्या होगा, इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। अब इस 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, राइट। तो 2 प्रोटॉन के बीच में कूलॉम्स फोर्स लग के इसको न्यूक्लियस को ब्रेक कर देना चाहिए। लॉजिक तो यही है कि कूलॉम्स फोर्स जो है, सो कूलॉम्स फोर्स का नेचर क्या होता है कि रिपल्सिव होता है। कूलॉम्स फोर्स जो होता है उसको हम एग्जांपल F इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई R² से देते हैं, वेयर Q1 Q2 आर द चार्जेज है प्रोटॉन्स का, और R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्रोटॉन्स है, ठीक है। और ये फोर्स के कारण उसके जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, आपस में रिपल्सिव करना चाहिए और उसको ब्रेक डाउन कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ब्रेक तो नहीं करता है। हीलियम का जो एटम है वो नॉर्मल स्टेट में स्टेबल रहता है। हीलियम का क्या, जितने भी एटम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट छोड़ के, जितने भी एटम है वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है, राइट। स्टेबल रहता है उसका न्यूक्लियस, है ना। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि वो स्टेबल क्यों रहता है, जबकि उसके न्यूक्लियस में मल्टीपल प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। और प्रोटॉन्स के कारण उसमें रिपल्सिव चार्ज लगने चाहिए और उसके न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन कर देना चाहिए। तो ये वाला जो एग्जांपल हमने लिया है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बच गए, हीलियम से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बच गए। लेकिन फिर भी और ये क्या बन जाता है
ये बन जाता है अल्फा रेज, ये बन जाता है अल्फा रेज, ठीक है, ये बन जाता है अल्फा रेज। और अल्फा रेज क्या होता है कि बिल्कुल स्टेबल होता है, ये बिल्कुल स्टेबल होता है जब तक कि ये दूसरे रेडियो एक्टिव या किसी भी एलिमेंट या आइटम के नियर नहीं आए, ये बिल्कुल स्टेबल है, इसका न्यूक्लियस बिल्कुल स्टेबल है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दो प्रोटॉन है ना, दो प्रोटॉन जो है उसका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो बहुत ही कम है, ठीक है। जब डिस्टेंस कम होते हैं है ना, तो इस केसेस में हम करते हैं कि यदि सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्जेज 10⁻⁻14 से बड़ा हो, 10 टू दी, ये सेपरेशन ऑफ चार्जेज का डिस्टेंस 10⁻⁻14 मीटर से बड़ा होगा, तो इस केसेस में क्या होगा? इस केसेस में कूलॉम्स फोर्स जो होते हैं वो होगा स्ट्रॉन्गर देन न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, कूलॉम्स फोर्स जो है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लग रहे हैं, लेकिन दो प्रोटॉन के बीच में जो है कूलॉम्स फोर्स बिल्कुल ही मिनिमम है, राइट। अगर इसका डिस्टेंस जो है सो छोटा होगा, दो चार्ज, सेपरेशन ऑफ टू चार्ज का डिस्टेंस जो है 10⁻⁻15 मीटर से स्मॉलर होगा, तो इस केसेस में क्या होता है? इस केसेस में जो है सो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, न्यूक्लियर फोर्स कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स उस टाइम में आ जाता है, ठीक है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और उसका नेचर क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स का नेचर जो हो जाता है ये अट्रैक्टिव होता है, और इसमें जो लगता है ये प्रोटॉन के बीच में या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है। और ये न्यूक्लियर फोर्स किसके कारण होता है? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण से होता है, ठीक है। तो इससे क्लियर है कि जैसे जैसे सेपरेशन बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा, मतलब द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज बिग होगा, तो क्या होगा? वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स बिल्कुल ही कम हो जाएगा और धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। इसलिए मान लेते हैं दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं सर्टेन डिस्टेंस पर, तो उसके बीच में जो है सो न्यूक्लियर फोर्स नहीं के बराबर होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एटम में न्यूक्लियर फोर्स नहीं के बराबर है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? कूलॉम्स फोर्स लग रहा है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन को वो बाइंड करके रखा हुआ, अट्रैक्ट करके रखा हुआ प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, राइट। क्या आप जानते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो लॉज हैं मोशन का या ग्रेविटेशन का, ये सारे सिनारियो में अप्लीकेबल नहीं है। क्या आपको ये पता है? तो अप्लीकेबल किस लिए है? मतलब क्या चीज़ रिस्ट्रिक्ट करता है कि कौन सा सिनारियो में अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं इसको। स्कोप ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। स्कोप ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है, ऑब्जेक्ट का साइज अगर 10⁻⁻6 मीटर से स्मॉलर होगा, ये स्मॉलर होगा, साइज स्मॉलर होगा, तो इस केसेस में क्या होगा? इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या ग्रेविटेशन, ये सारे रूल्स लागू नहीं होंगे, अप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसका साइज 10⁻⁻6 मीटर से बड़ा हो, लार्जर हो, ठीक है, लार्जर हो, तो इसका जो स्टडी है और इसका जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या ग्रेविटेशनल, ये अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स या मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। और जो ऊपर वाले केसेस हैं उसको बोलते हैं क्वांटम, इसका स्टडी हम करेंगे क्वांटम
फिजिक्स में, ठीक है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स का स्कोप हमारे लिए यहाँ पर कम है, तो हमें हमें क्लासिकल फिजिक्स पर ही फोकस करना है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन अपार्ट फ्रॉम साइज के अलावा इसका वेलोसिटी भी मैटर करता है। आपको पता है, अगर मान लेते हैं कि वेलोसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सो वेलोसिटी ऑफ लाइट अटेन कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में इतना फोर्स लगाएं, एक्सेलरेट करें कि वो अप टू वेलोसिटी ऑफ लाइट तक पहुंच जाए मैकेनिक्स में? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई भी मैकेनिकल फोर्स अप टू वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर उसमें वेलोसिटी नहीं दे सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो ऐसे सिनारियो को, है ना, ये जब वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है ना, तो उस केसेस को जो हम पढ़ते हैं वो क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम वेलोसिटी अगर होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो वो हमारा क्लासिकल फिजिक्स में आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। तो अब हम समझते हैं कि जो क्लासिकल फिजिक्स का स्कोप है, क्लासिकल फिजिक्स जिस पर कि हमें फोकस करना है ना, उसमें रिस्ट्रिक्शन है, ये चीज़ आपको रिस्ट्रिक्ट है, इतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है सो शुड बी 10⁻⁻6 मीटर होना चाहिए, और उसका, है ना, मूविंग विथ, उसके साथ क्या होगा, मूविंग विथ वेलोसिटी लेस देन कितना, 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 10⁸, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या है, वो स्कोप ऑफ क्वांटम फिजिक्स है, उसका स्टडी, ठीक है। लेकिन जो हमारा मैकेनिक्स है या क्लासिकल फिजिक्स है, उसके अंदर में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी लेस देन 10⁸ है, तो ऐसे केसेस को ही आप क्लासिकल फिजिक्स के अंदर में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा रिस्ट्रिक्शन है, और इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन था समझना, क्लासिकल स्कोप ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स का जो स्कोप है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपका 10⁻⁻6 से बड़ा होगा और वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट और वो मूविंग कर रहा होगा विथ वेलोसिटी 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, तो इसका स्टडी किस में आएगा, स्कोप ऑफ स्टडी आएगा क्लासिकल फिजिक्स में, ठीक है बच्चों। तो हम अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर, और इस सारे प्रॉब्लम्स को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तब तक आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है।